अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है जो कि एडीपीपी के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। एडीपी के एग्जाम्स के अंदर एक सब्जेक्ट एक पेपर होता है इंग्लिश का। और इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है प्रेसी का और एक क्वेश्चन होता है कंप्रीहेंशन का। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर बेसिकली एड्रेस करूंगा कंप्रीहेंशन को, लेकिन साथ साथ हम प्रेसी को भी देखेंगे। और इस वीडियो के तवसत से मैं एडीपीपी के एग्जाम्स के में जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, मैं उनकी आसानी के लिए उनकी फैसिलिटेशन के लिए पास पेपर 2019 का जो पास पेपर था एडीपीपी के एग्जाम्स का, उसका इंग्लिश का जो पेपर आया उसमें जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन के लिए आया मैं वो उठा के लाऊंगा आपके सामने। और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन सिखाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं, और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेसी कैसे बनाते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। मैं इसको मज़ीद विजिबल कर देता हूँ। होपफुली इट वुड बी क्लियर, बट आई वुड मेक इट मोर क्लियर टू यू। अच्छा, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले, ये वैसे एडीपीपी एग्जाम जो हुआ 2019 का, उसके इंग्लिश के पेपर के अंदर ये कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ एक और वीडियो की तरफ, जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर, जिससे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। वो बेसिकली है 10 प्रिंसिपल्स या 10 रूल्स रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि कॉम्प्रिहेंशन करते कैसे है। वो कॉम्प्रिहेंशन के 10 बुनियादी असूल हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन की बुनियादी जो चीज़ें हैं, बुनियादी जो सूझबूझ है, फहमो इदराक है, वो समझ आ जाएगा। या कॉम्प्रिहेंशन की जो निटिग्रिटीज हैं, या जो उसकी इफ्स एंड बट्स हैं, जो उसकी अलिफ बे है, जो उसकी एबीसी है, उसका पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 2019 के अंदर एडीपीपी का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर इंग्लिश पेपर के अंदर जी पैराग्राफ आया। मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने पैराग्राफ पहले नहीं पढ़ना, पहले आपने उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले इस पैराग्राफ के हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड लिबर्टी बी लिमिटेड बाय लॉ, कि आज़ादी जो है उसको कानून के जरिए लिमिट क्यों किया जाना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश सैंक्शंस, कि जो सैंक्शंस कहते हैं पनिशमेंट्स को, पेनल्टीज को, कि जो पेनल्टीज हैं उनको कायम करना मुश्किल क्यों है। ओके, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमने देखा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ न्यूट्रल अथॉरिटी, कि एक न्यूट्रल अथॉरिटी या इदारा जो है वो होना, उसकी 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 क्या अहमियत है। एक न्यूट्रल इदारा जो कि इम्पार्शियल हो, न्यूट्रल का मतलब होता है जो इम्पार्शियल हो, जो जानिबदार ना हो बल्कि गैर जानिबदार हो, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसा इदारा या ऐसी अथॉरिटी का होना, उसकी अहमियत क्या है। तीन बातें हो गई। चौथा क्वेश्चन है कि इज देयर एनी होप, कि क्या कोई उम्मीद है फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर मैन काइंड, कि जो बनने हुए इंसान है कि इंसानियत के लिए कोई बेहतर फ्यूचर होगा, क्या कोई उम्मीद है। ये भी समझ आ गया। और पांचवा है कि सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर पैराग्राफ, के जो ऊपर का पैराग्राफ है इसके लिए आप एक मुनासिब जब का एक टाइटल जो है वो सजेस्ट करें। पांचवें सवाल को छोड़ते हैं, वो तो तब समझ आएगा जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो चार क्वेश्चन हैं उसमें चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, कि क्या कोई उम्मीद है कि इंसानियत का जो इस कायनात का जो फ्यूचर है वो कोई पॉजिटिव होगा या कोई बेहतर होगा। इसका मतलब है कि पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी बात है कि जिसका ताल्लुक होगा कि कायनात का जो फ्यूचर जो है वो क्या बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। तीसरे सवाल में है कि एक जो नॉर्मल इम्पार्शियल न्यूट्रल इदारा है, जो अथॉरिटी है, उसकी क्या अहमियत है। इसका मतलब पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी बात भी की गई है कि न्यूट्रल अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा सवाल जो है वो है कि सैंक्शंस यानी पनिशमेंट्स यानी पेनल्टीज एस्टैब्लिश करना या पाबंदियां लगाना या लिमिटेशंस लगाना या पेनल्टीज लगाना या सजाएं देना, ये मुश्किल क्यों है। इसका मतलब पैराग्राफ के अंदर कोई सैंक्शन के बारे में बात की गई है कि उनको एस्टैब्लिश करना, उनको नाफिजुल अमल करना, उनको लगाना, उनको इंस्टॉल करना, उनको लॉन्च करना, उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है।
इसका मतलब है कि ऐसी कोई सैंक्शन के बारे में बात की गई है। और पहला क्वेश्चन कि लिबर्टी को लिमिटेड बाय लॉ क्यों होना चाहिए, यानी कि लिबर्टी के बारे में भी इसका मतलब पैराग्राफ में कोई बात की गई है। और ये भी साथ लिखा हुआ होगा कि लिबर्टी जो है वो दैट शुड बी लिमिटेड बाय लॉ। अब यहां से हमें समझ आ गया है, हम जहनी तौर पे तैयार हो गए हैं कि हम कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसकी, ये जो मैं पुरानी वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें ये मैं प्रिंसिपल, गोल्डन प्रिंसिपल बता चुका हूं कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ने होते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ना होता है। अब हम इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। तो अब इस तरह हमारे जहन में सवालात भी बन चुके हैं कि हमने किन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अब चूंकि सवालों का जब पता होता है तो फिर पैराग्राफ पढ़ते हुए मजा भी आता है, और फिर आप मेंटली तौर पर रेडी भी होते हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकें। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं कि आई हैव स्पोकन ऑफ लिबर्टी एज अ गुड, कि मैंने बात की है कि आज़ादी अच्छी चीज़ है, बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट गुड, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरीन चीज़ है। एब्सोल्यूट गुड ये होता है कि जिसमें जिसकी बात कोई गुंजाइश ही ना हो। कहते हैं लिबर्टी यानी कि आज़ादी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है। आगे वो कहते हैं वी ऑल रिकग्नाइज, हम सब जानते हैं, द नीड टू रिस्ट्रेन मर्डर्स, हम जानते हैं कि ये जो कत्ल है इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। एंड इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट, और इससे भी कि कत्ल जो है, जो मर्डर है, इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट टू रिस्टेन मर्डर्ड स्टेट, कि उन रियासतों पर जो कातिल हैं, जो मर्डर करती हैं, उनको रेस्ट्रेन किया जाए, उनको लगाम डाली जाए, उनको रोका जाए, उनको लिमिट किया जाए। ये भी समझ आ गई। अब आगे बात की गई है कि लिबर्टी मस्ट बी लिमिटेड बाय लॉ, वो जो हमने पहला सवाल पढ़ा। लिबर्टी को लिमिट किया जाना चाहिए, यानी आज़ादी को महदूद करना चाहिए, कैदो बंद में रखना चाहिए। किस तरीके से? बाय लॉ, यानी कि लिबर्टी होनी चाहिए लेकिन उसको लिमिट किया जाना चाहिए कानून के जरिए। एंड इट इज इन इट्स मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म्स, किस चीज़ की? लिबर्टी की। और लिबर्टी की जो बहुत ही कीमती शक्लें हैं, अशकाल हैं, कीमती जो सूरतें हैं, बहुत ही अहम सूरतें जो हैं, किस चीज़ की? लिबर्टी की, आज़ादी की। कैन ओनली एग्जिस्ट, कि लिबर्टी को लिमिटेड बाई लॉ होना चाहिए, और इसकी सबसे कीमती या वैल्यूएबल जो अशकाल हैं, जो लिबर्टी की शक्लें हैं, सूरतें हैं, दे कैन ओनली एग्जिस्ट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, कि बेहतरीन लिबर्टी या कीमती लिबर्टी वो होती है जो कि कानून के दायरे के अंदर, लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर रहती है। वट द वर्ल्ड मोस्ट नीड्स, जिस चीज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है? इज अफेक्टिव लॉज, वो मुअस्सिर कवानीन है। दुनिया को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो मुअस्सिर कवानीन है। टू कंट्रोल, वो कवानीन किस चीज के लिए होते हैं? टू कंट्रोल इंटरनेशनल रिलेशंस। दुनिया को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है मुअस्सिर कवानीन, और वो किस चीज के लिए? बैन अवी ताल्लुकात को कंट्रोल करने के लिए। जहां तक बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, के पहला और बुनियादी जो कदम है इन द क्रिएशन ऑफ सच लॉ। अब जैसे हमने कहा दुनिया को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? अफेक्टिव लॉज की, यानी कि मौसर कवानीन की। क्यों क्यों जरूरत है? ताकि दुनिया के जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अब ये जो मौसर कवानीन है ये कैसे बनेंगे? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ सच लॉ, इनके ऐसे कवानीन, जैसे कानून जो अफेक्टिव लॉज होते हैं, उनको पैदा करने या उनकी क्रिएशन, उनको ऐसे कवानीन बनाने में पहला और बुनियादी काम या स्टेप क्या है? इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडुकेट सेंक्शन, कि ऐसे मौसर कवानीन बनाने का जो पहला और बुनियादी कदम है वो है एस्टेब्लिशमेंट, कायम करना, ऑफ एडुकेट सेंक्शन, कि मौजू सुटेबल सेंक्शंस यानी पनिशमेंट जो है वो एस्टेब्लिश की जाए। कि कवानीन मौसर तब बनेंगे कि अगर उन कवानीन को, किसके लिए साथ साथ क्या हो? उससे पहले मौसर यानी कि मुनासिब, एडुकेट, सुटेबल सेंक्शंस हों, पनिशमेंट्स हों। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल, कि मौसर, दुनिया को जरूरत है मौसर कवानीन की। मौसर कवानीन के लिए जरूरत है एडुकेट सेंक्शंस की, जिनकी मुनासिब पनिशमेंट की। और ये कब पॉसिबल है? एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल आर्म्ड फोर्स, कि क्या चीज काम कायम की जाए? एक वाहिद मुसल्ला फोर्स बनाई जाए इन द कंट्रोल ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल हो। दोबारा बात कर लेते हैं।
उन्होंने कहा कि दुनिया को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अफेक्टिव लॉज की। अफेक्टिव लॉज के लिए किस चीज की जरूरत है? एडिक्वेट सैंक्शंस की, यानी कि मुनासिब मौजू, सुटेबल पनिशमेंट्स की। और ये कब पॉसिबल है? जब एक यूनिफाइड, यानी कि एक सिंगल या यूनिफाइड आर्म्ड फोर्स हो, जिसके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल हो। और वो फोर्स कौन सी हो? आर्म्ड फोर्स हो, यानी कि मुसल्लह फोर्स हो। अब हम बात करते हैं, बट सच एन आर्म फोर्स, लेकिन ये जो मुसल्ला फोर्स होगी, लाइक अ म्यूनिसिपल पुलिस फोर्स, ये जो हमारे टाउन्स के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, ये जो आर्म फोर्स है, ये एक म्यूनिसिपल पुलिस फोर्स की तरह इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ। ये एंड का एक मतलब होता है खात्मा, और ये एंड का मतलब होता है मकसद। लेकिन ये जो आर्म फोर्स है, एक म्यूनिसिपल पुलिस फोर्स की तरह, ये कोई हमारा मकसद नहीं है अपने अंदर। यानी कि जो हम दुनिया के अंदर एक सिंगल आर्म फोर्स बनाना चाहते हैं, ये एक आम म्यूनिसिपल पुलिस फोर्स की तरह, उसका ये हमारा कोई मकसद नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज अ मीन्स, ये एक वो तरीका है, ये वो जरिया है टू द ग्रोथ ऑफ सोशल सिस्टम गवर्न बाय लॉ। बल्कि ये जो सिंगल आर्म फोर्स है, जो जिसके कंट्रोल में पूरी दुनिया होगी, ये हमारा मकसद नहीं है कि हम कोई ऐसी पुलिस फोर्स बनाए या आर्म फोर्स बनाए, बल्कि ये एक जरिया होगा। किस चीज के लिए जरिया होगा? इट इज अ मीन्स टू ग्रोथ ऑफ ए सोशल सिस्टम गवर्न बाय लॉ, ताकि एक समाजी निज़ाम बनाया जा सके जो कि कानून के दायरे में हो, जो जिसको कंट्रोल करता हो, गवर्न करता हो लॉ। यानी कि दुनिया को जरूरत है किस चीज की? अफेक्टिव लॉज की। अफेक्टिव लॉज के लिए किस चीज की जरूरत है? एडिक्वेट सैंक्शंस की। और एडिक्वेट सैंक्शन तब पॉसिबल है जब एक सिंगल आर्म फोर्स हो। और सिंगल आर्म फोर्स बनाना कोई हमारा मकसद नहीं है, बल्कि ये तरीका है, ये जरिया है, ये एक मीन है, जिसके जरिए एक सोशल सिस्टम पैदा किया जाएगा, एक समाजी निज़ाम पैदा किया जाएगा, जो कि जिसको कानून गवर्न करता होगा। वेयर फोर्स इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड नेशन, जहां पे ये जो कुव्वत है, कुव्वत का इस्तेमाल जो होगा, वो कोई इंसानों का या कौमों का इस्तेहकाक या उनका कोई राइट नहीं होगा कि कोई भी इंसान, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या जो कौमें हैं, वो फोर्स को इस्तेमाल कर सकें। वो जो सिंगल आर्म फोर्स है, वो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लोग जो है खड़े हो जाए, इंडिविजुअल्स, और जो कोई कोई स्टेट्स खड़ी हो जाए और वो फोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बट इज एक्सरसाइज्ड। बल्कि वो जो सिंगल आर्म फोर्स होगी, वो कैसे होगी? वो इट इज एक्सरसाइज ओनली बाई अ न्यूट्रल अथॉरिटी। बल्कि जो सिंगल आर्म फोर्स होगी, वो एक न्यूट्रल अथॉरिटी के जरिए एक्सरसाइज की जाएगी, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन इन एडवांस, कि पहले ही कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, जिनके प्री डिटरमिन कुछ रूल्स होंगे, उनके तहत एक न्यूट्रल अथॉरिटी जो है वो सिंगल आर्म फोर्स को चलाएगी। आगे है, देयर इज अ होप, एक उम्मीद है, दैट लॉ, के कानून जो है, रादर देन द प्राइवेट फोर्स, बल्कि कोई प्राइवेट फोर्स नहीं, बल्कि कानून, मे कम टू गवर्न द रिलेशंस ऑफ नेशन, कि दुनिया के जो ताल्लुकात हैं, कौमों के जो ताल्लुकात हैं, उनको गवर्न करने के लिए लॉ सामने आएगा, प्राइवेट फोर्स सामने नहीं आएगी। यानी इंडिविजुअल जो लोग हैं, या इंडिविजुअल्स जो हैं, या जो जो स्टेट्स हैं दुनिया की, जो रियासतें हैं, वो को फोर्स, प्राइवेट फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगी, बल्कि लॉ जो है वो सामने आएगा और दुनिया के ताल्लुकात को, कौमों के, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करेगा विद इन द प्रेजेंट सेंचुरी, इस मौजूदा सदी के अंदर। यानी कि उम्मीद है कि लॉ सामने आएगा और इंटरनेशनल रिलेशंस को कंट्रोल करेगा, प्राइवेट फोर्स सामने नहीं आएगी। इट इफ दिस होप इज नॉट रियलाइज्ड, अगर ये होप एक्चुअलाइज नहीं होती, रियलाइज नहीं होती, अगर ये उम्मीद जो है ये रियलिटी नहीं बनती, वी फेस अटर डिजास्टर, तो हम मुकम्मल तबाही जो है फेस कर सकते हैं। अटर का मतलब है मुकम्मल, एब्सोल्यूट, और डिजास्टर का मतलब है वायलेंस, डिसऑर्डर, तबाही, बर्बादी। अगर ये जो होप है, जो जो हम हमें उम्मीद है कि कानून सामने आएगा और ये इंटरनेशनल रिलेशंस, दुनिया के जो जो नेशंस है दुनिया की, उनके जो आपस में रिलेशंस हैं उनको कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा, आ, उनको रेगुलेट करेगा, अगर तो ये उम्मीद पूरी होती है हमारी, तो फिर तो ठीक है। इफ दिस होप इज नॉट रियलाइज्ड, अगर ये होप रियलाइज नहीं होती, या हम इस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर हमारी हमारा मुकाबला, हमारा सामना किस चीज़ के साथ होगा? अटर डिजास्टर के साथ होगा। इफ रियलाइज्ड, अगर ये होप रियलाइज हो जाती है, यानी कि अगर ये होप, ये उम्मीद हकीकत बन जाती है,
द वर्ल्ड विल बी फार बेटर देन एट एनी प्रीवियस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ मैन। कि अगर ये जो उम्मीद है कि कानून इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करेगा, अगर ये रियलाइज हो जाती है, तो फिर दुनिया जो है, बनी नौ इंसान की हिस्ट्री में आज तक उतना अच्छा वक्त नहीं आया होगा जितना अच्छा वक्त आएगा अगर ये हकीकत, अगर ये होप हकीकत बन जाती है। अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जरा देखें। अब क्वेश्चन के आंसर करने से पहले याद रखें कि कंप्रीहेंशन का एक असूल है कि आपने अपने अजम्पशंस, अपने मफरूजे, अपना अपनी लॉजिक, अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको इस्तेमाल नहीं करना कि मेरी जी ओपिनियन है पर्सनल, मैंने कहीं पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, या सीआरपीसी के अंदर, या कानून शहादत के अंदर जो पढ़ा था। नो, नॉट एट ऑल। आपने किसी कानून के एग्जिम का, मैक्सिम का, प्रोवर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनके कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी कि इसी पैराग्राफ में से उसके मतलब निकालने हैं, मफाहिम निकालने हैं, उनके जवाब निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड लिबर्टी बी लिमिटेड बाय लॉ? कि जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, उसको कानून के जरिए क्यों लिमिट किया जाना चाहिए? जरा देखें। इसका जवाब हमने इस पैराग्राफ के अंदर से निकाला। लेट मी पिक इट अप एंड प्लेस इट हेयर अंडर। पहला क्वेश्चन का जवाब चेक करें कि लिबर्टी को उसने कहा है कि लिबर्टी को कानून के जरिए लिमिट क्यों किया जाना चाहिए। लिबर्टी शुड बी लिमिटेड बाय लॉ, कि आज़ादी को कानून के जरिए लिमिट किया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि अनलिमिटेड फ्रीडम, कि अगर बिल्कुल लामहदूद किस्म की फ्रीडम यानी कि लिबर्टी होगी, दैट कैन लीड टू वायलेंस। वो जो हमने वर्ड पढ़ा था, अटर डिजास्टर, तो हमने उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर दिया वायलेंस एंड डिजास्टर या डिसऑर्डर। तो हमने कहा कि लिबर्टी को कानून के जरिए यानी कि लॉ के जरिए लिमिट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अनलिमिटेड लिबर्टी या अनलिमिटेड फ्रीडम हो, दैट कैन लीड टू वायलेंस एंड डिजास्टर। ये जवाब मुकम्मल हो गया। साथ हम ये भी कह रहे हैं कि लॉज आर नेसेसरी, कि कवानीन जो है, क्योंकि हमने कहा कि उसने पूछा है क्वेश्चन कि लिबर्टी को लॉ के जरिए लिमिट क्यों किया जाना चाहिए। यानी कि लिबर्टी की अहमियत तो होती है, लेकिन लिबर्टी को कंट्रोल करने चाहिए, लॉ के जरिए कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो हम लॉ की अहमियत के ऊपर एक और बात लिखेंगे कि लॉज आर नेसेसरी, कि कवानीन ज़रूरी हैं टू रिस्ट्रेन, यानी कि चेक करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, लिमिट करने के लिए क्रिमिनल्स, वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, एंड अग्रेसिव स्टेट्स, वो जो मर्डर स्टेट्स की बात की गई थी पैराग्राफ में। तो हम कहते हैं कि कवानीन ज़रूरी हैं ताकि जो क्रिमिनल्स हैं और जो अग्रेसिव फोर्सेस हैं, सॉरी अग्रेसिव स्टेट्स हैं, उनको रिस्ट्रेन किया जा सके, सो दैट, ताकि पीस एंड जस्टिस कैन एग्जिस्ट, ताकि दुनिया के अंदर इंसाफ हो और अमन हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पीस एंड जस्टिस क्यों मैंने लिखा है, हमने कोई खुद से क्यों अजीम कर लिया है? क्योंकि हमने कहा था कि एक होप है कि दुनिया के ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। और हमने एक क्वेश्चन आगे भी पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, जो आगे चौथा क्वेश्चन आएगा, कि क्या कोई उम्मीद है कि जो इसका मेन काइंड का जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा? तो वो जो मेन काइंड का फ्यूचर बेहतर कैसे होगा? जब जस्टिस होगा, जब पीस होगा। और हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि वो जो अग्रेसिव, जो जो स्टेट्स होती हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर वो फोर्स को यूज़ करते रहते हैं, तो उससे तो डिजास्टर होता है। तो डिजास्टर का अपोजिट क्या होता है? पीस एंड जस्टिस। तो इसलिए हम कहते हैं कि कवानीन ज़रूरी हैं ताकि क्रिमिनल्स को, इनके इंडिविजुअल्स जो होते हैं, और जो अग्रेसिव स्टेट्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, रिस्ट्रेन किया जा सके, चेक किया जा सके, लिमिट किया जा सके, सो दैट पीस एंड जस्टिस कैन एग्जिस्ट। ट्रू लिबर्टी, साथ हम कह देते हैं अपनी बात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए, कि ट्रू लिबर्टी, क्योंकि हमने, उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में था कि लिबर्टी को लिमिटेड बाई लॉ क्यों होना चाहिए। हम कहते हैं ट्रू लिबर्टी सर्वाइव्स ओनली, कि जो ट्रू लिबर्टी है वो उस वक्त ही सर्वाइव करती है विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लॉ है बेसिकली। अब एक सवाल के अंदर एक सेंटेंस था, हमने इसके अंदर तीन सेंटेंस के अंदर अपने जवाब को मजीद कर दिया, आर्गुमेंट को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश सैंक्शंस? कि सैंक्शन जिनको हम पेनल्टीज कहते हैं, वो लागू करना, एस्टैब्लिश करना, लॉन्च करना, इंस्टॉल करना क्यों मुश्किल है? अब इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और बात याद रखें कि कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप कंप्रीहेंड करें, समझे, सूझबूझ, फहमो इदराक उस पैराग्राफ को पढ़ें और उसमें उसको समझें कि उसके अंदर क्या बात लिखी गई है।
जब समझ जाएंगे तो उसको आपने अपने अल्फाज में एक दो सेंटेंस एक्स्ट्रा करके आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई अजम्पशन या अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी है आपने। हाँ, अलबत्ता अपनी स्टांस को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि रेलेवेंट रहना है, इररेलेवेंट नहीं होना। अब उसने कहा है कि सैंक्शंस को एस्टेब्लिश करना मुश्किल क्यों है। हम इस सवाल का जवाब लेके आते हैं, इसी पैराग्राफ में से हमने निकाला है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ताकि हम इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका जवाब भी पढ़ें। क्वेश्चन है कि सैंक्शन कहते हैं पनिशमेंट्स को, कि पनिशमेंट्स को लागू करना मुश्किल क्यों है। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश सैंक्शंस, कि सैंक्शंस को जब जो पनिशमेंट्स हैं उनको लागू करना इसलिए मुश्किल है, बिकॉज क्योंकि दे रिक्वायर अ यूनिफाइड एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। जैसे हमने एक न्यूट्रल अथॉरिटी की बात की थी, जैसे हमने कहा था कि एक न्यूट्रल अथॉरिटी होगी तभी जो सिंगल आर्म फोर्स है वो अपना प्रॉपरली काम कर सकेगी। तो हम कहते हैं कि जो सैंक्शंस हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, उनको एस्टेब्लिश करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके लिए जरूरत होती है एक यूनिफाइड यानी सिंगल एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। जैसे हमने कहा था कि दुनिया के अंदर लिबर्टी के लिए क्या चीज जरूरत है, हमने कहा था दुनिया को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, इफेक्टिव लॉज की। और इफेक्टिव लॉज के लिए किस चीज की जरूरत है, हमने कहा था एडुकेट सैंक्शंस की। और एडुकेट सैंक्शन के लिए किस चीज की जरूरत है, हमने कहा था एक सिंगल आर्म फोर्स की। और सिंगल आर्म फोर्स को कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए एक न्यूट्रल अथॉरिटी की जरूरत है। अब हमने कहा कि सैंक्शंस को एस्टेब्लिश करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके लिए एक यूनिफाइड सिंगल इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म वही होता है कि कानून को कैसे लागू किया जाए। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ सिंगल आर्म अथॉरिटी। ये उस वक्त ही पॉसिबल है जब सिंगल आर्म्ड अथॉरिटी होगी, जो कैपेबल होगी, जो इस काबिल होगी, कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल लॉ, जो कि कंट्रोल कर पाएगी और इंप्लीमेंट कर पाएगी, जिनके नाफिजुल अमल करेगी इंटरनेशनल लॉज को। यानी कि इंटरनेशनल लॉज वही होते हैं जो कि नेशनल, दुनिया के जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान रिलेशन को कंट्रोल करते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो दुनिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके दरमियान में लॉज को कंट्रोल करने का जो लॉ होता है उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, जो कि हम लोग अपना एलएलबी के अंदर पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि सैंक्शंस को इंप्लीमेंट करना या एस्टेब्लिशमेंट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके लिए एक यूनिफाइड और इफेक्टिव मैकेनिज्म की जरूरत होती है, इन्फोर्सिंग या इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की। और ये उस वक्त ही पॉसिबल होता है जब एक सिंगल आर्म अथॉरिटी हो या सिंगल आर्म्ड फोर्स हो, जो कि इस काबिल हो कि वो कंट्रोल कर सके इंटरनेशनल रिलेशंस को और इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि वाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ न्यूट्रल अथॉरिटी, कि एक इम्पार्शियल गैर जानबदार न्यूट्रल अथॉरिटी या इदारा, उसकी अहमियत क्या है। तो उसका हम सवाल का जवाब जो है वो भी हम पैराग्राफ से हमने ढूंढा है, वो हम लेके आते हैं। और तीसरे सवाल का जवाब भी हम उसके साथ लिखते हैं, इसका जवाब, ताकि क्वेश्चन और आंसर को हम रिलेट कर पाए आपस में, कि न्यूट्रल अथॉरिटी की अहमियत क्या है। हमने पैराग्राफ पढ़ा और हमने कहा कि न्यूट्रल अथॉरिटी एंश्योर्स, वो यकीनी बनाती है किस चीज को, दैट फोर्स इज एक्सरसाइज फेयरली, कि जो कुव्वत है उसका इस्तेमाल फेयरली होता है, अनफेयरली नहीं होता। यानी कि असूल के मुताबिक होता है, जस्टिस के मुताबिक होता है, एंड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड रूल्स। और वो जो पहले कवानीन बनाए जाते हैं प्री डिटरमिन्ड, उनके मुताबिक इस्तेमाल होता है। न्यूट्रल अथॉरिटी होती वही है, कोई जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी और स्टेट्स के अगेंस्ट ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करती। लिहाजा न्यूट्रल अथॉरिटी इंश्योर करती है, जो ऊपर क्वेश्चन है कि न्यूट्रल अथॉरिटी की अहमियत क्या है, तो न्यूट्रल अथॉरिटी की अहमियत ये है कि न्यूट्रल अथॉरिटी इंश्योर करती है कि फोर्स इज एक्सरसाइज्ड फेयरली, कि कुव्वत का इस्तेमाल क्या होता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन रूल्स। और जो पहले रूल्स बनाए जाते हैं कबल अज वक्त उस उनके अकॉर्डिंग होता है, यानी कि लॉज के अकॉर्डिंग होता है। तो न्यूट्रल अथॉरिटी इस बात को इंश्योर करती है कि एक्सरसाइज के फोर्स का जो यूज है वो अनफेयर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है और अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड लॉज होता है। दिस प्रिवेंट्स, अब ये न्यूट्रल अथॉरिटी क्या करती है, दिस प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ पावर, कि ये पावर का मिस यूज जो है उसको रोकती है। बाई इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल भी मिस यूज ऑफ पावर नहीं कर सकते, और नेशंस, और जो रियासतें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, ममालिक होते हैं, वो भी मिस यूज ऑफ पावर नहीं कर सकते। एंड प्रमोट्स, क्या चीज़ प्रमोट करती है न्यूट्रल अथॉरिटी,
अ लॉफुल एंड ऑर्डरली ग्लोबल सिस्टम, वो जो हमने बात की थी कि एक सोशल सिस्टम जन्म लेती है, कि जो जो लॉज होते हैं वो उससे एक सोशल सिस्टम पैदा होता है। हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि सिंगल आर्म फोर्स पैदा करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि सिंगल आर्म फोर्स एक जरिया है जिससे हम एक सोशल सिस्टम पैदा करते हैं। वो सोशल सिस्टम क्या है? वो बेसिकली लॉफुल एंड ऑर्डरली ग्लोबल सिस्टम है, कि वो कानून के मुताबिक और एक बड़ा मरबूत और नज्म ज़ब्त के मुताबिक डिसिप्लिन एक ग्लोबल सिस्टम है, आलमगीर निज़ाम है जो सोशल सिस्टम है दुनिया का। तो यहाँ पे न्यूट्रल अथॉरिटी की अहमियत ये दी गई है कि न्यूट्रल अथॉरिटी इंश्योर करती है कि फोर्स जो है उसको फेयरली इस्तेमाल किया जाता है और अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड लॉज इस्तेमाल किया जाता है, या प्री डिटर्मिन्ड रूल्स इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह ये जो न्यूट्रल अथॉरिटी है ये मिस यूज ऑफ पावर बाय इंडिविजुअल एंड जो स्टेट्स होती हैं उसको प्रिवेंट करती है और प्रमोट करती है लॉफुल एंड ऑर्डरली ग्लोबल सिस्टम को। चौथा क्वेश्चन है, इज देयर एनी होप, कि क्या कोई उम्मीद है कि फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, इस कायनात का जो फ्यूचर है वो क्या होगा, बेटर होगा। हम इस क्वेश्चन का जवाब भी अपने पैराग्राफ के अंदर से ही देते हैं, और पैराग्राफ के अंदर ये बात लिखी हुई है जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब में लिख रहा हूँ कि यस, यस देयर इज अ होप, कि उम्मीद है। यस के बाद फुल स्टॉप, ये जवाब आ गया। लेकिन अब हम बताते हैं कि कैसे, कि हाँ कैसे ये उम्मीद है कि दुनिया का जो बेटर फ्यूचर है उसकी उम्मीद है। यस फुल स्टॉप देयर इज अ होप, कि उम्मीद है दैट लॉ विल रिप्लेस प्राइवेट फोर्स इन द गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशन। ये उम्मीद है कि जो लॉ है वो जगह लेगा किस चीज़ की, प्राइवेट फोर्स की। कि पहले तो प्राइवेट फोर्सेस जब इंडिविजुअल चाहते थे हथियार पकड़ते थे, दूसरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। जब एक स्टेट चाहती थी फोर्स का इस्तेमाल करती थी दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट। अब उम्मीद है कि लॉ क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जो प्राइवेट फोर्स थी उसको रिप्लेस करेगा, उसको हटा के खुद आगे सामने आएगा। पैराग्राफ के अंदर भी ये लिखा हुआ था कि लॉ विल कम, कि लॉ आएगा सामने। किसके लिए आएगा? इन गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस, कि दुनिया के जो आलमी ताल्लुकात हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको गवर्न करने के लिए लॉ आएगा, और ये प्राइवेट फोर्स को रिप्लेस करेगा। क्योंकि अब प्राइवेट फोर्स ना इंडिविजुअल यूज कर पाएंगे, ना प्राइवेट फोर्स स्टेट्स यूज कर पाएंगी, बल्कि लॉ आएगा, और लॉ जो है वो गवर्न करेगा, वो रेगुलेट करेगा, वो कंट्रोल करेगा किस चीज को, इंटरनेशनल रिलेशंस को। इफ दिस हैपन्स, कि अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर ये होप, अगर ऐसा हो जाए, द वर्ल्ड विल बिकम सेफर एंड मोर एडवांस देन एवर बिफोर। तो इससे क्या होगी, दुनिया जो है मजीद महफूज हो जाएगी और पहले की निस्बत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगी। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन है कि सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। तो मैंने इस पैराग्राफ के कुछ टाइटल्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आई हैव चोजन 4 टाइटल्स एंड विच आर सुटेबल अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। आप ये कर सकते हैं इसको, क्योंकि लिबर्टी का वर्ड यूज किया गया है, लिबर्टी अंडर द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के तहत लिबर्टी क्या है? रूल लिबर्टी अंडर द रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लिबर्टी लिमिटेड बाय लॉ। अब ये एक पैराग्राफ है, या आप लिख सकते हैं लॉ ओवर फोर्स, कि जो फोर्स होती है, जो कुव्वत है, उसके ऊपर लॉ का इस्तेमाल, या कंट्रोल लिबर्टी। अब लिबर्टी हमने कहा कि एब्सोलूट लिबर्टी अच्छी चीज नहीं है, बल्कि लिबर्टी शुड बी लिमिटेड बाय लॉ। तो जो लिबर्टी लिमिटेड बाय लॉ होती है उसको हम कह सकते हैं कंट्रोल लिबर्टी। या इस पैराग्राफ का टाइटल दे सकते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर थ्रू लॉ, कि दुनिया का जो ऑर्डर है, जो दुनिया का आलमी निज़ाम का, पूरी दुनिया का, उसको ग्लोबल ऑर्डर थ्रू लॉ, यानी कि उसको हम लॉ के जरिए कैसे इंश्योर कर सकते हैं। अब ये जो पांचवा क्वेश्चन है जिसमें हमने टाइटल देना होता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं होता, वो एक लफ्ज भी नहीं होता। बेहतर होता है कि उसमें आप कम से कम 3 वर्ड लिखें, कम से कम, जैसे लॉ ओवर फोर्स, या जैसे कंट्रोल लिबर्टी, जो 2 वर्ड है, या 3 से 4 अल्फाज हों जैसे लिबर्टी अंडर रूल ऑफ लॉ। आई वुड सजेस्ट कि सबसे बेहतर इसका टाइटल जो है, जो मेरी नज़र है, वो है लिबर्टी अंडर रूल ऑफ लॉ। अब हमने इसके पांचों क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अगेन मैं पैराग्राफ की तरफ जाता हूं, और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपने जब भी पैराग्राफ आपके सामने आता है, आप एडीपीपी का जब एग्जाम देंगे, पैराग्राफ पढ़ने के पहला लफ्ज जब पैराग्राफ के ऊपर आपकी नजर पड़ेगी, आपने उसको पहले पढ़ना शुरू नहीं कर देना, पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे कि मैंने कौन से सवालात के जवाब ढूंढने हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो पहली रीडिंग के अंदर आपने मुश्किल अल्फाज के मानी नहीं ढूंढने शुरू कर देना, उस पर गौर नहीं करना। आपने पैराग्राफ को एक नज़र पढ़ लेना है। आप पूरे पैराग्राफ को जब वन वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, फ्रेज बाय फ्रेज मुकम्मल पढ़ लेंगे,
आपने मुश्किल अल्फाज पे गौर नहीं करना। कुछ हो सकते हैं अल्फाज या फ्रेजेस या कुछ डिक्शंस कुछ ऐसे मुश्किल आए, आपने उनके ऊपर तवज्जो नहीं करनी। आपने पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ लेंगे तो पहली रीडिंग के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। जब सेकंड रीडिंग करेंगे, तो सेकंड रीडिंग जब आप कर रहे होंगे तो उसमें जो की वर्ड्स हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पैराग्राफ में की वर्ड्स क्या हैं। ये देखें, इसमें एक वर्ड है लिबर्टी। मैं इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। एक और वर्ड है लिबर्टी मस्ट बी लिमिटेड बाय लॉ। अब ये देखें, ये एक इंपॉर्टेंट बात भी है और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडुकेट सेंक्शंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। और इस दुनिया के अंदर हमने कहा कि किस एक सिंगल आर्म्ड फोर्स की ज़रूरत है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। और इसके अलावा हमने बात की कि देर इज़ अ होप, हमने कहा देर इज़ अ होप, कोई उम्मीद है। किस चीज़ की उम्मीद है, यहाँ से भी हमने एक चीज़ निकाल ली। अब जब कुछ बड़े कलीदी, बड़े सेलिएंट, बड़े आप इंपॉर्टेंट, बड़े की आप कह सकते हैं वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं, ये बेसिकली डिटरमिन करेंगे कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। जब दूसरी रीडिंग कर चुके होंगे आप, फिर आपने क्वेश्चन की तरफ आना है। फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड लिबर्टी बी लिमिटेड बाय लॉ। अगर तो क्वेश्चन की समझ आ गई है कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, समझ नहीं आई तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़े। जब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे, या हर क्वेश्चन के जवाब के लिए आपने फिर पैराग्राफ पढ़ना है। फिर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन के जवाब के लिए आपने कोई एक सेंटेंस ही उसके ऊपर नजर डालनी है। पहले क्वेश्चन के जवाब के लिए फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि लिबर्टी की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप, और याद रखें कि एक क्वेश्चन का जवाब के लिए एक सेंटेंस ना लिखें। पहले सेंटेंस के अंदर, यानी कि जो आप जवाब लिख रहे होंगे, सिंपल सेंटेंस लिखें जो उसकी वजाहत करता हो। उस सेंटेंस की वजाहत करने के लिए मजीद को एक दो सेंटेंस इस्तेमाल करें, और वो सेंटेंसेस पैराग्राफ के अंदर दिए गए नॉलेज की बुनियाद पे हों। उसमें आपकी कोई पर्सनल ओपिनियन ना हो, लेकिन आप किसी सवाल के जवाब में तीन, इवन के चार सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। लेकिन द मोस्ट एडवाइजेबल आंसर शुड कंटेन नॉट मोर देन थ्री सेंटेंसेस। दो से तीन सेंटेंसेस से ज्यादा जवाब नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो आंसर है वो इतना कॉम्पैक्ट हो, इतना प्रिसाइज कंसाइज हो कि दो से तीन सेंटेंसेस में आ जाए। नॉट रिकमेंडेड, वन सेंटेंस इज नॉट रिकमेंडेड। आंसर के अंदर एक सेंटेंस में जवाब नहीं देना। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जिसका जवाब एक सेंटेंस से ज़्यादा बनता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय, फॉर एग्जाम्पल, इन्फोर्समेंट। अब इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है, इन्फोर्समेंट, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मेंट बाय सैंक्शन। अब उस सैंक्शन का मतलब वो नहीं देना आपने जो डिक्शनरी में होता है, बल्कि आपने देखा होगा इस पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड आया है सैंक्शन। ये सैंक्शन, अब सैंक्शन का मतलब इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, यानी इस पैराग्राफ के अंदर इसके कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है, इस पैराग्राफ के अंदर सैंक्शन का क्या मतलब है। तो इस सैंक्शन का मतलब क्या है, सैंक्शन, आप लिखेंगे, सपोज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय या व्हाट इज इंप्लाइड बाय सैंक्शन इन द पैराग्राफ, तो आप उसका जवाब लिखेंगे एज पर पैराग्राफ, या एज पर अबव सेड, या एज पर अबव रिटन पैराग्राफ, या एज पर अबव पैराग्राफ, सैंक्शंस मीन लिमिटेशंस, पनिशमेंट्स आर पेनल्टीज। अब ये एक सेंटेंस में जवाब काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसकी वजाहत करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सैंक्शंस आर एक्चुअली दोज पनिशमेंट्स, पेनल्टीज एंड, आप कह सकते हैं फाइन्स, विच आर इम्पोज्ड ऑन द इंडिविजुअल्स आर स्टेट्स व्हेन दे वायलेट लॉस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एक सेंटेंस में जवाब देने से कतराएं। कोशिश करें कि एक सेंटेंस में जवाब देने के बाद अगले सेंटेंस में उसकी वजाहत कर दें। So there should be at least two, or if it is more advisable that there should be 2 to 3 sentences for writing a good answer in the question of comprehension. अब उसके बाद मैं बात कर रहा था कि जब आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर पैराग्राफ को पढ़ें। क्वेश्चंस के जवाब पैराग्राफ के अंदर से दें। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको मिनो वन के डिटो उनको उठा उठा के ना लिखें। कहीं पे अगर डिजास्टर लिखा हुआ है, अटर डिजास्टर, यहां पे देखें एक वर्ड लिखा हुआ है अटर डिजास्टर, तो मैंने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल किया डिसऑर्डर, या मैंने उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया वायलेंस। इसी तरह कहीं पे अगर वर्ड लिखा हुआ है सैंक्शंस, तो आप लिख दें पनिशमेंट्स। कहीं पे अगर वर्ड लिखा हुआ है लिबर्टी, आप उसके जवाब में लिख दें फ्रीडम। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि उस वर्ड का क्लोज सिनोनिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तीन से ज्यादा सेंटेंसेस में जवाब नहीं होना चाहिए।
और आंसर जो है वो बड़ा कंसाइज प्रिसाइज, स्पेलिंग मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं आती, बल्कि जब आप एडीपी एग्जाम दे रहे होंगे तो उससे पहले डेफिनेटली आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, एलएलबी कर रखा होगा, जॉब कर रहे होंगे पहले डेफिनेटली, ग्रेजुएशन से पहले इंटर कर रखा होगा, पहले मैट्रिक कर रखा होगा, और आपकी कम से कम 16 ईयर एजुकेशन हो चुकी होगी। तो 16 ईयर एजुकेशन में हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये जो अच्छी पंक्चुएशन, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको हम सेंटेक्स्ट कहते हैं, ये तब आता है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर हो, पंक्चुएशन बेहतर हो, क्योंकि आपको पता हो कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कॉलन इस्तेमाल करना है, कहाँ सेमी कॉलन यूज़ करना है, कहाँ इन्वर्टेड कमाज यूज़ करने हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होंगे तो पहला लेटर कैपिटल करना है। और सेंटेंसेस को बहुत कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं करना, कोशिश करें कि सेंटेंसेस सिंपल हो। सादा इंग्लिश जब लिखेंगे, फ्लावरी या ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। ये कम्प्रीहेंशन का बुनियादी असूल है, जो कि अब मैं अपनी एक वीडियो के ऊपर पहले भी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कम्प्रीहेंशन के असूल दिए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कम्प्रीहेंशन के क्या क्या असूल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या क्या बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब हम आ जाते हैं एडीपीपी का जो एग्जाम होता है उसमें कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन के बाद जो तीसरा क्वेश्चन होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर तो पूरे कोई ऐसे लिखना होता है, दूसरे में कंप्रीहेंशन होता है, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर अमूमन वो कहता है कि जो दूसरा क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, यानी कि कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ है, उसी की प्रेसी बनाए। या तो एक प्रेसी का एक अलग पैराग्राफ देता है वो, या अमूमन वो कह देता है, जो पास पेपर में देख चुका हूं, कि जो दूसरा क्वेश्चन होता है कंप्रीहेंशन का, उसी क्वेश्चन को वो कहता है कि इसकी आप प्रेसी बनाए। प्रेसी क्या होती है? प्रेसी होती है बेसिकली एक पैराग्राफ की कंडेंस्ड, यानी कि उसकी मुख्तसर हालत, यानी उसकी तलखीस। अब तलखीस अमूमन 1/3 होती है, और 1/3 का मतलब ये नहीं है कि पैराग्राफ में से कुछ चीज़ें उड़ा दें और कुछ चीज़ें रखें और 1/3 कर दें, नो। प्रेसी का मतलब ये होता है कि उस पैराग्राफ को पढ़ें, उसको सादा से अल्फाज में लिखें, यानी समंदर को या दरिया को कूजे में बंद करें। अल्फाज को कट डाउन करें, लेकिन मुआनी को कट डाउन ना करें। अब प्रेसी के लिए भी अपने असूल हैं। प्रेसी के लिए पहला असूल ये है कि आप उसके अंदर कोई एग्जाम्पल शामिल ना करें, कोई उसमें एलिस्ट्रेशन है वो शामिल ना करें। और तीसरी बात यह है कि प्रेसी के अंदर सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर दो तीन बातें इररिलेवेंट डिटेल्स को हटा दें, और जो की नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मेंटेन करें, और उनको आपस में कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए, इनके हाउ एवर, देयर फोर, सिमिलर वेज, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, इन कनेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, जिसको हम कंजंक्शंस कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए, एंड का इस्तेमाल करते हुए, एज वेल एज का इस्तेमाल करते हुए, ईदर आर का इस्तेमाल करते हुए, नीदर नार का इस्तेमाल करते हुए, यानी सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हुए, आप 1/3, अगर आपने सेंटेंसेस नहीं गिनने, आप अगर फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ओवरऑल कि इसमें 20 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप 7 से 8 लाइनों में जवाब लिखें। अगर सपोज 15 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप कोशिश करेंगे 5 लाइनों में जवाब लिखें। अब जैसे मैंने बताया कि प्रेसी क्या होती है, 1/3 होती है। मैं इसी पैराग्राफ की एक प्रेसी बनाता हूं, जरा वो देखें। प्रेसी में जरा देखिएगा कि लिबर्टी इज वैल्यूएबल, कि लिबर्टी कीमती चीज है, बट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लिमिट्स इम्पोज्ड बाय लॉ। यानी कि लिबर्टी वैल्यूएबल है, बट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, हम ये भी कह सकते हैं, इसको मजीद कंडेंस कर देते हैं, विदाउट लॉ। हमने कहा लिबर्टी इज वैल्यूएबल बट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लॉ, कि लिबर्टी अगरचे एक कीमती चीज है, लेकिन ये कानून के बगैर, लॉ के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बोथ इंडिविजुअल्स एंड स्टेट्स, अब ये एंड का इस्तेमाल जो मैंने किया, ये कनेक्टर है, कि इंडिविजुअल्स भी और जो स्टेट्स हैं मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है रिस्ट्रेन, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड, मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, कि इंडिविजुअल्स भी और जो रियासतें हैं स्टेट्स, उन दोनों को रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए, टू प्रिवेंट वायलेंस एंड डिसऑर्डर। अब वायलेंट एंड डिसऑर्डर जो है, इसमें सिर्फ एक वर्ड हम ये भी कर सकते हैं, टू प्रिवेंट वायलेंस। अब ये अल्फाज हम कम करते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल्स भी और स्टेट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए टू प्रिवेंट वायलेंस, कि वो वायलेंस ना करें। अब वायलेंस होना चाहिए कि डिजास्टर ना हो। द वर्ल्ड रिक्वायर्स अफेक्टिव इंटरनेशनल लॉज, कि दुनिया को किस चीज़ की जरूरत है, कि मुअस्सर बैनुल अक़वामी कवानीन हो, और वो कैसे हों, सपोर्टेड बाय इन्फोर्समेंट सेंक्शंस। और
यहाँ पे हम कह सकते हैं सपोर्टेड बाई सिंपली इन्फोर्सेबल की बजाय सपोर्टेड बाई सैंक्शन। यानी कि दुनिया को किसी जरूरत है, अफेक्टिव इंटरनेशनल लॉज की जरूरत है, और वो इंटरनेशनल लॉज क्या हों? सपोर्टेड बाई सैंक्शंस हों। यानी कि वो कवानीन तब लागू किए जा सकते हैं कि जब कुछ पनिशमेंट्स भी मुतारफ करवाई जाए, कि अगर कोई स्टेट या कोई इंडिविजुअल इदारा, कोई इदारा अगर कोई ये लॉ को वायलेट करेगा, इन्फ्रिज करेगा राइट्स को, तो उसके ऊपर ये पाबंदी या पनिशमेंट या पेनल्टी लगेगी। यानी कि दुनिया को अफेक्टिव इंटरनेशनल लॉज की जरूरत है, और ये इंटरनेशनल अफेक्टिव लॉज सपोर्टेड बाय सैंक्शंस होने चाहिए, विच मे डिमांड अ यूनिफाइड अथॉरिटी। तो इस काम के लिए किसी जरूरत हो सकती है? एक सिंगल अथॉरिटी की जरूरत हो सकती है। और वो सिंगल अथॉरिटी कौन सी होगी? सच अथॉरिटी शुड सर्व नॉट एज एन एंड। ऐसी अथॉरिटी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ये कोई मकसद है, यानी कि ये इस अथॉरिटी का ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि ये कोई एक मकसद के तहत कायम की जाए। ये अथॉरिटी का कयाम जो है वो हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इट शुड सर्व एज अ मीन्स, बल्कि ये एक जरिया, ये एक आला, ये एक वेपन, एक टूल के तौर पे होनी चाहिए टू एस्टेब्लिश लॉफुल ग्लोबल सिस्टम। बल्कि इस अथॉरिटी का मकसद क्या होना चाहिए? इट शुड वर्क एज अ मीन्स टू एस्टेब्लिश अ लॉफुल ग्लोबल सिस्टम वेयर फोर्स इज एक्सरसाइज इम्पार्शियली अंडर प्री डिफाइंड रूल्स। बल्कि इस अथॉरिटी का जो जो न्यूट्रल अथॉरिटी है, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि ये एक सर्व करे एज अ मीन्स, एज अ टूल, कि एक लॉफुल ग्लोबल सिस्टम मुतारफ करवाया जाए जहां पे फोर्स का इस्तेमाल गैर जानिबदाराना तरीके से हो, अंडर प्री डिफाइंड रूल्स। और फिर हमने बात की देयर इज अ होप, ये भी पैराग्राफ में लिखा हुआ था, देयर इज अ होप दैट लॉ विल एवेंचुअली, कि आखिरकार जो कानून है दैट विल रिप्लेस प्राइवेट फोर्स, कि वो प्राइवेट फोर्स को रिप्लेस करेगा इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और आगे हम लिखा कि इफ दिस ट्रांजिशन हैपन्स, या इफ दिस, तो हम बात कर रहे थे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। हम बात कर रहे थे, मैं इसको मजीद विजिबल बना देता हूँ। हम कह रहे थे कि देर इज अ होप, कि उम्मीद है कि लॉ जो है आखिरकार वो प्रिवेल करेगा और लॉ रिप्लेस कर देगा प्राइवेट फोर्स को इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। अगर ये ऐसा होता है, इफ दिस ट्रांजिशन सक्सीड्स, तो ह्यूमैनिटी कैन अचीव लास्टिंग पीस एंड प्रोग्रेस। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा? इट रिस्क सीरियस डिजास्टर। अदरवाइज अगर ये होप जो है ये एक्चुअलाइज नहीं होती, तो फिर दुनिया जो है उसको खतरा है कि बहुत डिजास्टर होगी, जिनकी वायलेंस होगा, तबाह होगी। अब अगर प्रेस ही हो तो उसका अगर सूटेबल टाइटल हम देखें, तो टाइटल यही होगा, लिबर्टी अंडर द रूल ऑफ लॉ, या लॉ एज अ गार्डियन ऑफ लिबर्टी, या ग्लोबल ऑर्डर थ्रू लॉ, या कंट्रोल लिबर्टी, या लॉ ओवर फोर्स। सबसे ज़्यादा सूटेबल ये है जो मैंने कहा, क्योंकि प्रेसी के अंदर भी आपने टाइटल देना होता है कि लिबर्टी अंडर द रूल ऑफ लॉ। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एडीपीपी के एग्जाम के अंदर जो पैराग्राफ दिया होता है कंप्रीहेंशन का, उसकी कंप्रीहेंशन कैसे करते हैं, और जो पैराग्राफ दिया होता है उसकी प्रेसी कैसे बनाते हैं। प्रेसी के अंदर हमने कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है, मानी मतालिब मफाहिम को जहन में रखना होता है, लेकिन अल्फाज को कट डाउन करना होता है। यानी कोई उसमें इरेलीवेंट डिटेल्स हैं, माइनर डिटेल्स हैं, उनको हटाना होता है, की आइडियाज़ को रखना होता है, उनको आपस में कनेक्ट करके कनेक्टर का इस्तेमाल करते। कनेक्टर क्या